जय हिंद दोस्तों जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से लगातार अपने चरम पे जाती जा रही है और लगातार बढ़ती जा रही है, हालात ये हो रहे हैं कि कब विश्व युद्ध शुरू हो जाए। और मेरा मानना ये है, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखें या सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी छुटपुट झड़प के बाद 6 से 8 महीने लगे थे विश्व युद्ध को प्रॉपरली शुरू होने में, या विश्व युद्ध में मेन पावर्स के एंट्री करने में, और 1 से 1.5 साल लगा था उसे अपने चरम पर पहुंचने में। वही चीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई और वही चीज आज दिखाई दे रही है। मैं लगभग 2017-18 से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, 18-19 से लगभग 17-18 से तो अपनी क्लासेस में बोल रहा था, लगभग 18 और 19 के अंदर बोलना शुरू कर चुका था कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया बढ़ रही है। लेकिन बहुत से मजाक उड़ाते थे कि कहां वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हालात यूक्रेन क्राइसिस शुरू होते ही दिखाई दे गए। और अब उसका एक नेक्स्ट स्टेप यानी फिनलैंड के साथ युद्ध की तैयारी रशिया जो कर रहा है, और जिस तरीके से फिनलैंड भी युद्ध की तैयारी कर रहा है, हालात तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या रशिया फिनलैंड पर युद्ध की तैयारी कर रहा है, और क्या फिनलैंड भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और क्या अमेरिका इस युद्ध को आगे बढ़ाकर कोई फायदा कमा रहा है, और यहां भारत कहां खड़ा होगा, चीन कहां खड़ा होगा, चीन की चाल क्या होगी, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और दूसरा, अगर आप में से कोई भी यूपीएससी, पीसीएस या दिए गए जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीयू सेट, नेट, जेआरएफ, ग्रेड 1 टैट, इन सब में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं, इसके लिए हम लोगों ने कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। इस कंसेप्टर बैच में सबसे पहले एनसीईआरटी हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स करवाए जाएंगे मेरे द्वारा। मेरा इनाम हरिमोहन है। 500 रुपए पर मंथ इसकी फीस है, बहुत नॉमिनल फीस है। इसके द्वारा आप इनमें से किसी भी यूपीएससी का पीटी, पीएससी का पीटी और इनकी तो जीएस की प्रॉपर प्रिपरेशन आप कर लेंगे। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। पहले भी हम अपने 2-3 बैचेस खत्म कर चुके हैं। अब ये चौथा बैच है। स्टडी टेबल नाम की जो ऐप है उसे आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप कोर्स पर जाएंगे, 500 मंथली फीस जो है पे करेंगे और आप हमारे कोर्स से जुड़ जाएंगे। दूसरा, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो 9911119407 वाले नंबर पर आप कॉल करिए। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको कहीं बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, टॉपिक है जियोपॉलिटिक्स, और जियोपॉलिटिक्स में हम इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो दुनिया है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। असलियत में इसके ऊपर मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो मेरा मानना यह है कि जब तक छोटे छोटे टॉपिक्स कवर नहीं हो जाते तब तक आप वर्ल्ड वॉर 3 की प्रॉपर सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे। जियोपॉलिटिक्स को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स यहां जो हमें नजर आ रही है, इस टाइम पर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रशिया और तीसरी तरफ चाइना है। इसके ऊपर मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं। हालांकि यहां पर इंडिया है जो अपने आप में एक पावर है और सुपर पावर है, कम से कम रीजनल पावर, और बहुत स्ट्रांग रीजनल पावर की फॉर्म में खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के साथ अलाइज हैं इनके नाटो नेशंस। नाटो देश जो हैं अमेरिका के दोस्त हैं, और नाटो के साथ मतलब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या काफी हद तक यूरोप। चाइना अभी अपने अलाइज को ढूंढ रहा है, और कहीं ना कहीं इस समय चाइना किसी स्ट्रांग कंट्री के दोस्त बनने का इंतजार कर रहा है। उसे इस फॉर्म में रशिया नजर आ रहा है। इंडिया इस टाइम तक न्यूट्रल है, क्योंकि इंडिया को ना तो रशिया से किसी तरीके की कोई समस्या और ना ही अमेरिका के इन्फ्लुएंस या किसी भी तरीके से कोई समस्या। इंडिया की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ चाइना है कि चाइना फालतू बोलेगा और चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनी दिखाएगा तो हम उसे पकड़ के धोएंगे। इंडिया का इसके अलावा कंसर्न कहीं कुछ नहीं है। और अभी हम सिर्फ
इस पोर्शन को बाद में देखेंगे। हम इन दोनों की लड़ाई को देख रहे हैं। रशिया और अमेरिका की जो लड़ाई है वो आज की तो है नहीं। अमेरिका एक तरफ था जो लीडर ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था, दूसरी तरफ रशिया था। रशिया की जगह जो आज का रशिया है वो किसी टाइम पर यूएसएसआर होता था। दोस्तों, असलियत में एक रीजन चाहिए होता है किसी भी संघर्ष का, कि मैं अगर कोई संघर्ष कर रहा हूं या मैं कोई एफर्ट यानी प्रयास कर रहा हूं, तो मेरा उस प्रयास के पीछे, उस संघर्ष के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं उस ऑब्जेक्टिव को समझा पाने में कामयाब हूं तो मेरा एफर्ट कहीं ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगा। पहले ये वॉर थी आइडियोलॉजी की, जिसमें एक तरफ कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ यहां पर कम्युनिज्म हुआ करता था। अब असलियत में कम्युनिज्म यानी कम्युनिस्ट फोर्सेस होती थी। 1990 के बाद यूएसएसआर का डाउनफॉल हुआ और यहां उसका लगभग 30% एरिया जाता रहा और 70% एरिया अभी भी रहा, और उसकी फॉर्म में निकल कर आया रशिया, और रशियन एक रेस निकल कर आई। असलियत में यहां ये जो रशियन रेस है ये हमेशा से यूरोपियन पावर टसल में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह हमेशा रही है, और अदर यूरोपियन रेसेस जितनी भी हैं उनको हमेशा से फियर ऑफ यूरोपियन रेस रहा है, रशियन रेस रहा है। यह हमेशा याद रखिएगा, शुरू से ऐसा ही है। लेकिन 1990 के बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वॉर ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हेटिंगटन की जो बुक थी वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस, ये कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आई। और इस वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस के बाद आपको यहां नजर आएगा कि अमेरिका और रशिया में अमेरिका अपने कैपिटलिस्ट आइडियल्स के वजह से ज्यादा दबाव में होने की वजह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है। अब ऐसे में एक तरफ तो थ्रेट ऑफ रशिया था, एक्सपेंशन ऑफ रशिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रशिया का 1990 से लेकर और 2000 के आसपास तक का बिहेवियर देखा जाए तो बहुत ही साइलेंट और फ्रेंडली बिहेवियर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां तक कि साइलेंट और फ्रेंडली बिहेवियर होने का मतलब यह है कि चुप था और अपना रिवाइवल की तरफ ध्यान दे रहा था और यूरोप से बहुत ज्यादा दोस्ती करने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन 2000 ऑनवर्ड्स एक सवाल निकल कर आने लगा, और वो सवाल ये था कि असलियत में नाटो जो था, इसका जो जन्म हुआ था वो टू काउंटर यूएसएसआर था। टू काउंटर यूएसएसआर यानी यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए इसका जन्म हुआ था नाटो का। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आई कि नाटो, अगर यूएसएसआर ही खत्म हो गया है तो अब इस नाटो को भी खत्म कर देना चाहिए, कम से कम उसका एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए। और एक्सपेंशन जो है वो अर्स्टवाइल यूएसएसआर की जो कंट्री थी, यूएसएसआर फ्रेंड्स जो थे, उनमें तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह साफ एक रिक्वेस्ट थी, चाहे वो क्या नाम है ब्रेज़नेव हो गया उनकी, या फिर जो क्या नाम है रशिया के जो यूएसएसआर के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे उनकी। तो अमेरिका ने कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया और हमेशा एक्सपेंशन ऑफ नाटो होता रहा। अब प्रॉब्लम यहीं पर यह ही है कि दुनिया का कोई भी पावर, सुपर पावर खासकर, भले ही वो हार गया हो, वो भले ही हार गया, लेकिन इकोनॉमिक सुपर पावर तो रशिया रहा नहीं।
इंडस्ट्रियल सुपर पावर के नाम पर भी अगर आप देखेंगे तो रशिया का वो नाम नहीं है, लेकिन मिलिट्री सुपर पावर और स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम पे, स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम पर, स्पाइंग एजेंट टाइप टेक्नोलॉजीज के नाम पर अभी भी रशिया को काउंटर करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। रशिया बहुत ज्यादा ताकतवर देश है और रशिया को काउंटर करने की हिम्मत अभी भी किसी के पास नहीं। ये चीज यहां समझनी होगी और यही एक थ्रेट की फॉर्म में लिया जा रहा है रशिया के जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके द्वारा। और यूरोपियन नेशंस जो हैं वो यहां पर साफ कह रहे हैं कि जब तक रशिया खत्म नहीं हो जाता या पूरे तरीके से उसको एक तरीके से घुटनों के बल नहीं ला देते और वहां कम्युनिस्ट माइंडसेट वाली गवर्नमेंट को पूरे तरीके से खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक रशिया पर भरोसा करना मुश्किल है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर रशिया पर भरोसा करना मुश्किल है या यूं कहें बहुत मुश्किल है, तो यहीं पर एक्सपेंशन ऑफ नाटो शुरू हो रहा है और यही इसी एक्सपेंशन ऑफ नाटो को रशिया थ्रेट टू रशिया की फॉर्म में पुतिन ले रहे हैं। अच्छा, एक अमेरिका की एक प्रॉब्लम और थी और वो अमेरिका की प्रॉब्लम ये थी कि राइज ऑफ चाइना अगर होगा तो राइज ऑफ चाइना को रशियन सपोर्ट अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं इस रशियन सपोर्ट के चक्कर में चाइना जो है वो इनविंसिबल हो जाएगा और चाइना को काउंटर करना, उसे कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा दिखाई देगा। इसीलिए किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट चाइना को कंट्रोल करना जरूरी है और इसीलिए भी चाइना के इस सपोर्टर कंट्री को खत्म करना जरूरी है। यह एक मेन पार्ट रहा। अब यहां ये तो बेसिक पार्ट हो गया कि रशिया को किसी भी तरीके से एंगेज किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया को किसी भी तरीके से एंगेज। अब देखिए यहां एक पार्ट ये कि अगर रशिया को एंगेज किया जाना था तो कोशिश की गई कि यूक्रेन के अंदर ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि रशिया यहां आए और हमला करे। नो डाउट रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर रशिया की एक्टिविटीज ने जिस तरीके से यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर दिया पूरे तरीके से, लेकिन 50 दिन तक, फॉर 50 डेज, 50 दिन तक रशिया को यहां उलझाए रखा। 500 टैंक्स से लेकर 2000 के करीब आर्मर्ड व्हीकल से लेकर अलग अलग खबरों के तौर पर 15,000 सोल्जर्स की डेथ रशिया की यहां पर होते हुए, रशिया के इतने मैन एंड मटेरियल की डेथ होते हुए साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह है कि मिलिट्री जो है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो आर्मी है, उसे बहुत बुरे सिचुएशन में फंसाकर यहां पर खड़ा कर दिया और सबसे पहली उसकी स्ट्रेंथ को नापा जा रहा है, रशिया की कमजोरी को नापा जा रहा है और उसको कमजोर और ज्यादा किया जा रहा है। इतना ज्यादा डिसास्टर देखने के बाद या इतना ज्यादा लॉसेस देखने के बाद ऑब्वियस सी बात है आर्मी जो है वो डीमोरलाइज होती है और जो वॉर है जितना ज्यादा एक्सटेंड होता है उतना ज्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है किसी भी आर्मी के ऊपर। दोस्तों, युद्ध के मैदान में लगातार 50 दिन खड़े रहने का मतलब है पागल हो जाए आदमी। घर, बच्चे, बीवी, परिवार, मोहल्ला, शांति, ये सब चीजें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती और यही एक साइकोलॉजिकल गेम है जो इस टाइम पर रशिया के साथ खेली जा रही है। अब यहां मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं हार रहा है। 50 दिन तक यूक्रेन ने रशिया से लोहा लिए रखा
और यूक्रेन लड़ता रहा फॉर 50 डेज। लेकिन एकदम से अब सिचुएशन यहां पर यह आ चुकी है दोस्तों, एकदम से सिचुएशन ये आ चुकी है कि अब रशिया ने यहां से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी और कहीं ना कहीं ईस्टर्न यूरोप के सिटीज को जीतने की तैयारी करी, चाहे वो मारियोपोल से लेकर और क्या नाम है जो भी शहर थे उन सबको लगातार जीतना शुरू किया और कहीं ना कहीं इस ईस्टर्न यूक्रेन को अपने कब्जे में ले गया। लेकिन एकदम से देखा गया कि नाटो कंट्रीज ने यहां यह देखा कि कहीं इस यूक्रेन वॉर के अंदर अब यूक्रेन से रशिया फ्री ना हो जाए या अपने आप को रिलैक्स फील ना करे, तो उसकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यहां साफ नजर आई कि स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से स्टेटमेंट आई कि भैया हम भी नाटो के मेंबर बनेंगे। उससे पहले स्वीडन और फिनलैंड पूरे तरीके से न्यूट्रल कंट्रीज थे। उससे पहले स्वीडन और फिनलैंड पूरे तरीके से न्यूट्रल कंट्रीज थे, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड ने जब यूक्रेन का हाल देखा और क्या नाम है जो शहर जो क्या ना एक शहर को पूरे का पूरा जलते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा और यूक्रेन के हालात देखे, तो उन्हें अपने जो बुचा शहर था उसके अंदर बुचरिंग जो देखी और जो हालात यूक्रेन के देखे, स्वीडन और फिनलैंड में भी एक डर का माहौल पैदा हुआ और यहां से कहीं ना कहीं इन्होंने भी नाटो कंट्रीज को कहा कि भैया हमें भी तुम्हारा मेंबर बनना है। और नाटो कंट्रीज ये कहती हैं कि विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर स्वीडन और फिनलैंड को भी नाटो कंट्रीज में शामिल कर लिया जाएगा। अरे सोच कर देखिए, अगर ये नाटो कंट्रीज एक बार भी युद्ध को रोकना चाहती, एक बार भी कंट्रोल करना चाहते, युद्ध को रोकना चाहते, आगे ना बढ़ने देना चाहते, तो पॉसिबली वो ये कहते कि भैया हम आपको सिक्योरिटी तो दे देंगे लेकिन आप अभी शामिल ना हो, युद्ध का माहौल गर्म है और हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन जिस तरीके से नाटो कंट्रीज ने खुलकर ये कहा कि एक साल में स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो के मेंबर्स हो जाएंगे, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने पुतिन को या रशिया के सामने कोई भी ऑप्शन अब नहीं छोड़ा कि यहां तो आप फंस चुके हैं और यूक्रेन को हमने अफगानिस्तान ऑफ यूरोप बना दिया है। अब पुतिन के पास ऑप्शन खत्म है और वो पुतिन खुले तौर पर फिनलैंड के ऊपर हमला ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, उसे ना चाहते हुए भी फिनलैंड के ऊपर रशिया को हमला करना पड़ेगा। इसीलिए खुले तौर पर अब देखा गया कि रशियन आर्म्स से भरी हुई जितनी भी वो क्या नाम है मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशन हैं, टैंक्स हैं, गोला बारूद है, अब फिनलैंड के बॉर्डर पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फिनलैंड के बॉर्डर पर ये सब चीजें इकट्ठी होंगी तो फिनलैंड के अंदर भी पैनिक फैलना शुरू हो गया। और जैसे ही फिनलैंड में पैनिक फैलना शुरू हो गया, फिनलैंड के अंदर से खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। वियॉन न्यूज से लेकर बहुत सारे दूसरे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स ये खबरें दिखा रहे हैं कि अब फिनलैंड के आम नागरिकों को भी हथियार चलाने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अब फिनलैंड को के अंदर दवाइयों से लेकर खाने पीने से लेकर जो भी चीजें वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। क्योंकि फिनलैंड को अब एक फियर फैक्टर है कि जिस तरीके से रशिया कई महीनों तक पूरी ताकत से यूक्रेन के आसपास मिलिट्री ड्रिल से लेकर वॉर प्रैक्टिस से लेकर सारे तिगड़म तांडव टेंट्रम करता रहा और एकदम से यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। अब फिनलैंड की बारी है और फिनलैंड ने खुद पंगे लेके कह दिया कि भैया हम भी नाटो में शामिल होंगे, पुतिन को चिढ़ा दिया। हालांकि इसका दूसरा फैक्टर यह भी है कि एक देश की अपनी ये स्वतंत्रता होती है
एक देश की अपनी एक स्वतंत्रता होती है कि वो देश कहीं ना कहीं अपने हिसाब से आगे बढ़े, वो जहां चाहे वहां जाए। लेकिन जब आप दो सुपर पावर्स या दो बड़ी पावर्स के बीच में छोटे देश हैं, आप खुद सोचकर देखिए, एक आपके दो पड़ोसी हैं, एक बहुत ताकतवर है, पैसे वाला है, बिजनेसमैन है और बदमाश भी है, दूसरा भी पैसे वाला है, बिजनेसमैन है, बदमाश है, और बीच में आपकी ये प्रॉपर्टी है। मजे की बात यह है, आप अगर सही डिप्लोमेसी कर जाएं तो दोनों में से कोई भी आपकी प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, और जरा सा आप एक की तरफ खिसकने की कोशिश करेंगे, दूसरा आपको जला के खाक कर देगा। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, यह नेचुरल है। इसीलिए हमेशा अपनी औकात को पहचान कर कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट अपनाकर डिप्लोमेसी की जाए किसी भी देश के द्वारा, वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन यूक्रेन ने जो गलती करी, फिनलैंड भी लगभग उसी रास्ते पर है। कहीं ऐसा ना हो कि ये फिनलैंड भी वैसे ही जलता हुआ नजर आए, वैसी ही तस्वीरें फिनलैंड से भी नजर आए जैसी इस समय पर यूक्रेन से नजर आ रही हैं। यानी पॉसिबिलिटी पूरी है कि अगले एक साल के अंदर हमारे को, अगले कुछ महीनों में, एक साल तो बहुत दूर है, हमारे को जो तस्वीरें यूक्रेन से देखने को मिली, वैसी ही काफी तस्वीरें हमारे को फिनलैंड से भी देखने को मिल सकती हैं। ये हालात कहीं ना कहीं, भाई फिनलैंड अगर होगा जो लड़ने को तैयार है, तो अगला देश स्वीडन है जिसने नाटो के ऊपर नाटो से दोस्ती करने का डिक्लेयर कर रखा है। तो पहले फिनलैंड को तबाह किया जाएगा, अगला देश स्वीडन होगा, और स्वीडन पे पहुंचने का सीधा मतलब यह है कि उसके आगे इन सारे के सारे नाटो कंट्रीज के पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रशिया अभी तक अपनी बाउंड्रीज में था, अब वो नाटो देशों की बाउंड्रीज पे आ गया। लेकिन जब तक रशिया नाटो देशों की बाउंड्री पे पहुंचेगा, तब तक रशिया इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होगा कि सोचकर देखिए, अभी हमने एक फिगर लिखी थी कि भैया 500 टैंक जो हैं वो तबाह हो गए, और 2000 आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए, और उसके बाद 15,000 सोल्जर्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, या वो शहीद हो गए, मर गए, जो भी था। तो ऐसे में यूक्रेन में वॉर कंटिन्यू है, तो यहां तो इसका नुकसान होता ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिनलैंड में उलझने का सीधा सीधा मतलब यह है कि यहां पर भी रशिया को नुकसान होगा। तो ये फिगर अब लगातार बढ़ती जाएगी, यानी सोल्जर्स की डेथ बढ़ेगी, साथ में टैंक से लेकर मैन एंड मटेरियल का दूसरा पार्ट बढ़ेगा, और रशिया को इन छोटी छोटी, वैसे तो ये बड़ी लड़ाई है, लेकिन अमेरिका ने रशिया से सीधे बिना सीधे लड़े उसको बिल्कुल, जिसे कहते हैं, थका देना है, ताकि जब अमेरिका चाइना से लड़ने जाए तो रशिया के पास चाइना को मदद पहुंचाने के लायक ताकत बचे ही ना, क्योंकि वो अपने इन युद्धों में उलझा रहे। ये स्ट्रेटेजी अमेरिका की दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक तरफ जहां रशिया और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रही है, और इसे इस तरीके से देखा जाए, जो मैंने यहां एक छोटा सा फ्लोचार्ट बनाया, ये तो रशिया को चाइना से अलग करके इसे बुरी तरह थका दिया जाए, ये स्ट्रेटेजी यहां नजर आ रही है। आगे जैसे जैसे होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो हो रहा है वो सीधा सीधा इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पुतिन का अगला निशाना फिनलैंड है। फिनलैंड जो है वो भी जलता हुआ नजर आएगा, तस्वीरें जो है वो काफी ज्यादा बुरी आने लगेंगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको नजर आएगी कि फिनलैंड के साथ साथ कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो रशिया को थका देना चाहता है, ताकि जब वो अमेरिका चाइना से लड़ने जाए तो रशिया चाइना की मदद करने लायक ना बचे। अब आगे इसमें क्या होता है दोस्तों, वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।